धाकड़ खबर, बेखौफ बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा से दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अगर वहीं से ऐसी तस्वीर आए कि एक बेटी जो मजदूरों के हक में आवाज उठाती है उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाए और एक नहीं कई कई मुकदमे उस पर लगा दिया जाए और जमानत उसको हाईकोर्ट से मिले, तो सवाल तो उठाना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों पर। जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जूम के जरिए हमारे साथ नवदीप कौर जुड़ रही हैं कि किस मामले में आखिर उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया था, ऐसा कौन सा उन्होंने अपराध कर दिया था और निचली अदालत से जो उनको जमानतें मिली हैं उसके अलावा हाईकोर्ट से उनको किस मामले में जमानत मिली है। नवदीप कौर आपका स्वागत है धाकड़ खबर में। सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहे हैं, धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 13 जनवरी को जो आपको जेल में डाल दिया गया था, ऐसा कौन सा अपराध आपने कर दिया था जिसके चलते आपको जेल में डाल दिया गया? देखिए जी, ये तो अपराध बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसकी वजह से जेल में डाला गया था। तो ये तो जो मजदूर है अपना वेतन मांगने के लिए, वेतन लेने के लिए गए, जो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग डिमांड रख रहे थे। पहली बात तो न्यूनतम वेतन जो तय है वो भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो लॉकडाउन में मजदूरों ने काम किया था, लॉकडाउन में जब मजदूर काम कर रहे थे तो उनको मतलब घर जाना पड़ा था, लेकिन जब दोबारा से लॉकडाउन के बाद मजदूर फैक्ट्रियों में आते हैं जी। तो उनको ये बोल दिया जाता है कि हम तो आपको पहचानते ही नहीं है, या फिर उनको वेतन देने से इनकार कर दिया जाता है। तो इसी वजह से हम लोगों की जो डिमांड थी कि जो लेबर लॉस है वो यहाँ पे लागू किए जाएं और जो लोगों का वेतन रहता है वो मिलना चाहिए। और इसी वजह से टारगेट कर किया जा रहा था लगातार, जब हम लोग मजदूरों के वेतन के लिए लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और तब क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा लगातार से मतलब हमले किए जा रहे थे। और उस दिन भी जो पुलिस ने टारगेट करते हुए पकड़ा उस दिन भी। तो जो पकड़ा उसके बाद आपको गिरफ्तार किया, तस्वीरें ये भी आई, खबरें ये भी आई कि आपके साथ जो है वहां पर अच्छा सलूक नहीं किया गया, आपका उत्पीड़न किया गया वहां पे। हाँ जी बिल्कुल, जब पकड़ा गया तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा बिहेव हुआ। जो न्यूज सामने आई है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके साथ कोई लेडीज कांस्टेबल भी नहीं थी और जेंट्स पुलिस द्वारा मुझे पकड़ा गया और जेंट्स पुलिस द्वारा ही रिमांड लिया गया था। और बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था। और फिर 12 तारीख को जब पकड़ा गया और रात को 12 बजे करनाल जेल में छोड़ के आए। टॉर्चर करने की आपको इस तरीके से रिमांड लेने की जरूरत क्या पेश आई थी? चलिए आपको पकड़ लिया, प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दीजिए, आपको टॉर्चर करने और उस रिमांड लेने की क्या जरूरत पेश आई थी? क्या आपसे उगलवाना चाहते थे वो लोग? देखिए, उनका यही है कि जो पुलिस का जो चरित्र है, हम लोग अभी आज के टाइम पे देखें तो पुलिस का चरित्र जो बहुत घटिया है। जैसे देखा जाए तो दलित महिलाओं के साथ लगातार से रेप करना या फिर उनका शोषण करना, तो ये सामने आता ही रहा है। तो उसके पहले भी हम लोग, जैसे बुटाना रेप केस है, उसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है कि उस लड़की के साथ 12 पुलिस वालों ने सोनीपत में रेप किया था। कुंडली थाने में एक लड़की के साथ 15 दिन तक रेप किया था। तो उनका यही था कि जो हम लोग दलित होके, मजदूर होके अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऊपर से जो फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे हजारों कंपनियां हैं, करोड़पति मालिक हैं, और वो तो मिनटों में जो पुलिस को खरीद सकते हैं। तो उनका यही था कि इसको जबरन वसूली बना के पेश किया जाए, जो उन्होंने पेश करने की कोशिश भी की है। और उन्होंने केस भी लगाया है कि ये जबरन वसूली है। और उन्होंने मतलब जनता के सामने ये पेश करने की कोशिश की कि हम लोग वेतन लेने नहीं गए थे, हम जबरन वसूली करने गए थे। तो यही मतलब उन लोगों ने इसीलिए ज्यादा मार पिटाई की। एक तो हम लोग दलित हैं और ऊपर से हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं वेतन के लिए। तो ऊपर से उनका ये है कि वो दलाली कर रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री मालिकों की। ये मैं जानता हूं, हमेशा पुलिस का ट्रेंड होता है जब आप बड़ी ताकतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो वो ऐसे ही कह देते हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, अगर उस लड़की ने आवाज़ उठाई तो कह दिया गया कि वो झूठा आरोप लगा रही है स्वामी चिन्मयानंद पर, वो तो असल में 5 करोड़ रुपए के लिए उसको ब्लैकमेल कर रही है, उससे अवैध उगाई कर रही है। आपने यौन हिंसा की बात की, क्या आपके साथ भी किसी तरीके की यौन हिंसा करने की कोशिश की पुलिस वालों ने? बिल्कुल जी, अगर लड़कियों के साथ रेप कर सकते हैं तो मेरे साथ तो ये बहुत छोटी बात लगती है लड़कियों को। जब मैं जेल में जाकर बता रही थी लड़कियों को तो उन्होंने यही बोला कि ये आपके पास छोटी बात है, हमारे से तो रेप हुए हैं। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया, टॉर्चर बहुत बुरे तरीके से किया, मारा पीटा गया और प्राइवेट पार्ट तक भी ऊपर भी मारा गया। और ये तो आप साफ देख सकते हैं कि एक लड़की को गलत तरीके से पकड़ना भी यौन यौन हिंसा ही होती है। और मुझे तो ऊपर बैठ बैठ कर उस तरीके से मारा गया। और वो तो दिख ही रहा है कि ये तो साफ है, और मेडिकल रिपोर्ट में भी वो आ रहा है।
ठीक है, अब आपको जमानत मिल गई है, क्या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लड़ाई लड़ेंगी? बिल्कुल, जब भी जमानत तो मुझे मिल गई है, लेकिन अभी हम लीगल जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी लॉयर से बात करके, हम वकीलों से बात करके फिर इसके आगे जो भी केस के बारे में वो आगे पता चलेगा। अभी तो कुछ मैं नहीं बोल सकती इसके बारे में। एक खबर यह आई कि आपको निचली अदालत से 2 मामलों में जमानत मिली है, हाई कोर्ट से 1 मामले में जमानत मिली है। कितने मुकदमे ऐसा आप पे लगा दिए थे, कुछ बता पाए तो? जी, अभी तो फिलहाल जो बड़े मुकदमे 3 है, लेकिन धाराएं जो बहुत ज्यादा लगाई गई है मेरे पे। 307 पे जो हाई कोर्ट से जमानत मिली है, उससे पहले जो मेरी रिजेक्ट हो गई थी मेरी सेशन कोर्ट से। तो 2 मुकदमों में जो जबरन वसूली का है, या फिर दूसरे हैं 384 कुछ करके, धाराएं मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। और उनका सेशन कोर्ट से मुझे मिली है, और 307 में मुझे हाई कोर्ट से मिली है जी। 307 का मतलब हुआ जानलेवा हमला करना। आपने किस पर जानलेवा हमला कर दिया था, किसकी जान लेने की कोशिश की थी आपने? वो तो जानबूझ के दिखाने के लिए बोला गया कि जान लेने की कोशिश की गई, और मेरे खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मैंने किसी पर अटैक किया हो। और जब पुलिस आती है और पुलिस ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है, ऐसा माहौल जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, मार पिटाई की जाती है ताकि मजदूर आगे से हाथ उठाएं। तो ये तो जानबूझ के सीधा सीधा दिख रहा है कि उन्होंने आरोप लगाने के अपने बचाव में ये 307 लगाया है, ताकि जो आवाज को दबा दिया जाए और जो लोग हैं वो डर के पीछे हो जाएं। तो वो तो बिल्कुल साफ नजर आया है, क्योंकि जो जज ने देखा है, वो कोर्ट पर हमें विश्वास है, तो उन लोगों ने देखा है, तो इसी वजह से बेल भी मिली है। तो किसी पर भी यह जानलेवा हमला नहीं किया गया था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। आप कह रही हैं कि दलित समाज से हूं इसलिए मेरे साथ ज्यादा अत्याचार होता है और दलित बेटियों पे ज्यादा अत्याचार होता है, और खासकर हरियाणा में हम लोग जानते हैं। तो क्या इसी वजह से दिशा रवि के मुकाबले आपको मीडिया ने कवरेज भी कम दिया, दिशा रवि को ज्यादा कवरेज दिया? बाकी वो उस चीज के बारे में ज्यादा मुझे नहीं पता है, ना मैं ज्यादा बोल सकती हूँ कि कि किसके मुकाबले कम दिया गया, क्योंकि जो जनता ने सपोर्ट किया है उसकी वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। कोई मुकाबले वाली बात होती तो शायद अभी तक हम लोग नहीं बाहर आ पाते, लेकिन कोई मुकाबलेबाजी की बात नहीं है। इसमें जो जनता ने देखा है कि जो सच्चाई है वो कुछ और है। तो जैसे जैसे ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, तो बहुत लोगों ने आवाज उठाई, जिसकी वजह से मतलब मैं आज बाहर आई हूँ। क्या पुलिस के इस अत्याचार का शिकार होने के बाद भी अब आप मजदूरों की लड़ाई लड़ने का सिलसिला जारी रखेंगी? बिल्कुल जी, जो ऐसा तो पहले भी होता रहा है, और बहुत सारी महिलाओं के साथ होता ही है। अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो भी तो हम लोग मारे ही जाएंगे, अगर आवाज उठाएंगे तो एक उम्मीद है कि शायद हम लोग बच पाए। तो इसीलिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अभी शिव कुमार के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो शिव कुमार के बारे में भी अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिव कुमार की भी रिहाई हो, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया है। अभी भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, अभी भी उसको बेल नहीं मिल पा रही है, किसी को मिलना तक अलाउड नहीं है। तो आगे भी हम लोग मजदूर अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, किसानों की सपोर्ट भी करते रहेंगे, और महिलाओं के साथ भी खड़े होते रहेंगे। आपने किसानों की बात की और ये खबर निकल के आई थी कि आप मजदूरों के हक में तो आवाज़ उठाती ही रहती हैं। आपको निशाना इस बार इसलिए बनाया गया क्योंकि आपने किसानों को भी उसमें शामिल कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो 26 तारीख को जब किसान आंदोलन शुरू होता है, तो 26 नवंबर को, तो हम लोग पहले से ही वहां पे यहाँ पे काम कर रहे थे, जो कुंडली इंडस्ट्री एरिया जी। पर। तो उसमें जब किसान आते हैं, जो किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है कि जो कानून आ रहे हैं उसका सीधा प्रभाव मजदूरों पे पड़ने वाला है। जो लिमिट जो है स्टॉक करने की वो तोड़ दिया कि कितनी भी आप स्टॉक कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो आप देख सकते हैं किसानों से सस्ते रेटों में फसल जो खरीद ली जाएगी, और उसको बहुत ही महंगे दामों में मजदूरों पे, मतलब मजदूरों को बेची जाएगी। जैसे उदाहरण में 5 रुपए किलो अगर लिया जाता है आलू या कुछ भी, तो वो 80 रुपए या 50 रुपए किलो जो मजदूरों के पास आता है। तो अगर ये और भी ये कानून आता है, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि मजदूर तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे। अभी तो हमें थोड़ी बहुत राहत है, बिल्कुल भी वैसे ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, लेकिन ऐसे कानून आने के बाद जो मजदूर है वो बिल्कुल ही मारा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग किसानों की सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसानों का सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ये मजदूरों से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। अब बात करते हैं हरियाणा को लेके। हरियाणा में आपने देखा होगा एक आईएएस हैं रानी नागर, उनके साथ भी अच्छा नहीं कर रही है वहां की हरियाणा सरकार। आपके पास जानकारी तो होगी, खबरें तो आपने पढ़ी होंगी।
तो मैं उसी से जोड़ते हुए आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हरियाणा में जो महिलाएं हैं, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो श्रम वर्कर हैं या समाज सेविकाएं हैं, उनका काम करना वाकई में वहां पे मुश्किल है? क्योंकि वहां की सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात ज़रूर करती है, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दे पाती है। बिल्कुल जी, ये तो हर बच्चा बच्चा जानता है, आम इंसान भी जानता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कितना मतलब दिख रहा है हमें। हरियाणा की आप बात करें, हरियाणा तो चाहे पूरे इंडिया में ही देखा जाए, हरियाणा में भी कि लड़कियों के साथ जो बिहेवियर किया जाता है, थानों में ही रेप किया जाता है, उसकी आवाज तक नहीं उठती है। और पुलिस जो मुलाजिम है आज भी बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो कोई भी लड़की हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, जब नाम ना लिया जाए तो भी, तो जी। महिलाओं के साथ तो बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार हो रहा है। और ये तो बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आज भी क्या हम लोग आजाद हैं? क्या आज भी हम लोग अपने हकों की आवाज उठा पा रहे हैं? क्या आज भी हम लोग को वो न्याय मिल पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और बेटियां तो दिख रहा है कि जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल की उसके खिलाफ जा रहा है ये तो। क्या कोई डर है आपको जेल से बाहर आ जाने के बाद कि फिर से आपको फंसाया जा सकता है किसी और मामले में, या आपके परिवार के लोग चिंतित हों कि बेटा अब मत जाओ बाहर, अब ऐसा मत करो, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई काम ना भी करूं तो भी तो मैं एक महिला हूँ, एक मैं दलित महिला हूँ, एक मजदूर महिला हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेवियर होगा हमेशा। तो अगर आज हम लोग लड़ते नहीं हैं, जिस जनता ने आज मुझे बाहर निकाला है, अगर आज उनके लिए मैं नहीं लड़ती हूँ, तो हमारे लिए शर्म की बात और कोई नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको डर तो जायज होता है, लेकिन अभी ये है कि जेल से ज्यादा और क्या डर होगा? जब जेल ही दिखा दी, इतना बुरे तरीके से रिमांड भी ले लिया, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? बहुत सही कहा आपने कि अब तो जेल भी देख लिया, उनका पुलिस वालों का अत्याचार और रिमांड भी देख लिया, तमाम हदें जो उन्होंने पार की हैं अपनी हैवानियत की, वो तमाम चीज़ें आपसे आप गुजर के बाहर आ चुकी हैं, और आपका हौसला अभी भी बना हुआ है और आप उसी तरीके से मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम करने का जज्बा रखती हैं। आपका परिवार भी आपके साथ खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया धाकड़ खबर के लिए। फिर आपसे किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।